हे गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, परफेक्ट होंगे और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में। एक बार सभी लोग अपने हालचाल लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर हम आगे बढ़ते हैं आज की इस चर्चा में। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं आज की इस चर्चा में। जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर सब लोग लिख दो, कैसे हो आप सब लोग। चलिए बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट हैं आप सभी लोग, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम यार एनसीईआरटी कवर करने जा रहे हैं। क्लास पहली है एनसीईआरटी की। जो आप में से किसी भी छात्र ने अगर आज तक कभी भी एनसीईआरटी कवर नहीं की है ईवीएस की, तो वो आज से स्टार्ट कर सकता है। क्लास 3, 4, 5 और छठवीं, सातवीं, आठवीं में जितने भी एनसीईआरटी में पॉइंट्स होते हैं वो मैं कवर कराने जा रहा हूं अपनी सीरीज के माध्यम से। आज मैं प्लांट नाम का जो टॉपिक है, जो एनसीईआरटी के विभिन्न विभिन्न भागों में दिया गया है, वो आज मैं कवर कराने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि हर वो छात्र जिसने भी सीटेट की तैयारी पहले कभी की है और या फिर आगे कभी करना चाहता है या फिर कोई अन्य टीटी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है, वो इस कक्षा से जरूर लाभान्वित होगा और वो डेफिनेटली उसको बहुत बेनिफिट होगी आज की इस क्लास से। और वो काफ़ी कुछ जो है चीज़ों को सीख पाएगा। आप में से जितने भी दोस्त की तबीयत एकदम सही है, वेल एंड गुड है, वो सभी लोग लिख दीजिए अच्छे हैं। जिनको कोई खांसी खुजरा कुछ प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए सर प्रॉब्लम है। और जो भी पहली बार मेरी कक्षा में जुड़ रहे हैं दोस्तों, मेरी सबसे उम्मीद रहेगी कि आप हर रोज दोपहर 1:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, ये बस 5 दिन आपसे हर रोज आधा घंटा 36 मिनट का समय मैं चाहता हूं। आप पाएंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे करके चीजों में बदलाव हो रहा है, आपकी नॉलेज सुधर रही है और आप काफी हद तक अच्छे होते जा रहे हैं अपनी नॉलेज के फील्ड में। आज के सेशन को शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि कुछ खास भी हम लोग पढ़ाने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो एक मोटिवेशन लाइन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ आ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप लोग कभी भी जब ये सोचते हैं ना कि पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, मैं आप सबसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इस इंसान को देख लीजिए। आप किसानी करते हुए किसी इंसान को देख लीजिए। ये पूरी दो जो बिल्कुल जो मतलब धूप होती है ना, बहुत तेज धूप जिसे हम बोलते हैं, उस तेज धूप में ये इंसान किस तरीके से अपने सर पर ढोकर लेके जा रहा है सामान। और ये कोई और नहीं है दोस्तों, ये हमारे चाचा, पापा, है ना, हमारे ही फैमिली मेंबर्स हैं जो ये काम करते हैं। हम लोग के अमीर शहजादे नहीं है, हम किसी अमीर अंबानी की औलाद नहीं है। हम सब लोग एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे ज्यादातर के पेरेंट्स, दे ऑल आर काइंड ऑफ फार्मर्स, और किसी ना किसी तरीके से फार्मिंग से जरूर जुड़े हुए हैं दोस्तों। अगर आप ये वाकई में अपने माता पिता के सपनों को सच कर देना चाहते हैं, एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे को जब स्कूल भेजती है तो ये सोच कर भेजती है कि मेरा बच्चा बहुत आगे निकलेगा और बहुत कुछ हासिल करेगा अपनी जिंदगी में। अगर आप वाकई में अपने माँ बाप के सपनों को सच करना चाहते हैं तो एक प्रतिज्ञा मेरे साथ लीजिए कि मैं हर दिन दोपहर 1:30 बजे वाली क्लास से लर्निंग करने आऊंगा। ज्यादा कुछ भी नहीं, मेरे एग्जामिनेशन में पेपर में फंसे ना फंसे, लेकिन मैं लर्निंग करने जरूर आऊंगा। एंड आई एम देयर फॉर लर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। वनस्पतियां, पौधे एक बहुत ही बेसिक सी प्रक्रिया करते हैं जैसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता क्या है दोस्तों, पौधा जो है वो खड़ा रहता है और उसके जो पत्ते हैं वो आसमान से एक कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस लेते हैं और धरती से, मिट्टी से जल नाम की एक बहुत ही फेवरेट, बहुत ही पसंदीदा चीज जो कि इंसान बहुत पीते हैं, उस एक जल को लेते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिलकर दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं पौधे के पत्ते में। और ये निर्माण करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा सूर्य देवता हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कहाँ है दोस्तों, हवा के अंदर है, ठीक है। इसको जल चला जो कि धरती से मिला। अब इसको ग्लूकोज बनाने के लिए, ठीक है, इसको क्या करने के लिए लाडले मित्रों, इसको ग्लूकोज बनाने के लिए दे नीड समथिंग, ग्लूकोज बनाने के लिए दे नीड समथिंग, ताकि ये प्रोडक्ट बन के आ सके और ये रिएक्शन क्या हो, सक्सेसफुली हो सके, ठीक है।
तो C6H12O6 बनाने के लिए दे नीड सनलाइट। क्या चाहिए इन्हें? सनलाइट चाहिए, और वो सनलाइट सूर्य देवता देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, ताकि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो अकर हो पाए, वो हो पाए दोस्तों। तो याद रखिएगा CO प्लस H2O इज टेंड्स टू C6H12O6। ठीक है, याद रखिएगा। यस, अब EVS बहुत हार्ड आने लगा है। बहुत बच्चे समझते थे कि EVS तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, EVS को करें करें ना करें, ऐसा नहीं है दोस्त। EVS इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्जेक्ट इन द CTET एग्जामिनेशन। सबसे डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट है तो दैट इज EVS। एंड अब मैं थोड़े से नए तरीके के क्वेश्चन जो इस बार के पेपर में आए, उस तरीके के क्वेश्चन जो स्टेटमेंट कथन वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो ढेर सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराया करूंगा सीटेट के एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब आपके सामने वैसे ही लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। अब देखो, आंसर करो। अब यहां पे फंसती है चीजें। इसी क्वेश्चन को मैं सिंपली पूछ लेता कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन अब मैंने प्रकाश संश्लेषण में आपसे रिएक्शन पूछ ली कि कौन कौन सी चीजें, ध्यान से सुनिएगा, आवश्यक हैं, जरूरी हैं। अब इसका आंसर वही दे पाएगा जिसने वाकई में दोस्तों क्या किया होगा, जिसने वाकई में अपने बेसिक्स पर काम किया होगा, जिसने वाकई में अपने बेसिक्स को समझा होगा। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इनमें से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। आवश्यक का मतलब होता है बेटा जरूरी है। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, दोनों चीजें आवश्यक हैं, बिल्कुल आवश्यक है। और सनलाइट की, क्योंकि इनके बिना जब मैं रिएक्शन आप लोगों को समझा रहा था तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, ये ग्लूकोज बन ही नहीं पाता। ठीक है, इसके साथ में याद रखिए ग्लूकोज के साथ में हमें ऑक्सीजन भी मिलती है दोस्तों। ठीक है, हमें ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, यही ऑक्सीजन का हम लोग यूज करते हैं। तो ये रिएक्शन करने के लिए CO2 और H2O चाहिए। अब ढूंढ लो, CO2, H2O एंड सनलाइट, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट ढूंढ लो, कहां पर है, क्लोरोफिल ढूंढ लो। तो दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आपको पेपर में जवाब देना है। जो चीज आपको लगे कि हाँ सर ये हमें क्लिक कर रही है, उसी पे जाइए। अभिकथन और रीजन वाले क्वेश्चंस में बता दूं होता क्या है दोस्तों, यहां पर एक अभिकथन लिखा रहता है, ये अभिकथन है, और फिर नीचे लिखा रहता है रीजन। समझिए ध्यान से। अभिकथन क्या होता है कि किसी ने एक कथन कहा, जैसे मैं एक कथन कहूं कि यार इंसानों के लिए पानी जरूरी है। ठीक है, अब आप में से कोई कहे, शेफ कहे फॉर एग्जाम्पल कि हाँ पानी हमारे शरीर का 70% भाग है, इसीलिए तमाम टिश्यू और सभी चीजों को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता है। ये शेफ कह रहे हैं, ये उन्होंने कारण बताया। तो बात तो मेरी भी ठीक थी कि पानी हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, और रीजन इनका भी ठीक था। तो इसलिए क्या हुआ, ए और आर दोनों ठीक, और आर ए का सही रीजन है, आर ए का सही रीजन है। इस तरीके से अभिकथन वाले क्वेश्चन अपने को निपटाने होते हैं दोस्तों पेपर में जाके। तो यार अगर हम वनस्पतियों की बात करें, जो कि हमारी एनसीईआरटी किताब में दी गई है, कि वनस्पति पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम परजीवी पौधों की बात करते हैं। एक गाना सबने सुना होगा, परजीवी परदेसी जाना नहीं, सुना है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, वहीं से परजीवी। परजीवी कीट भक्षी पौधे याद रखिएगा, और मृतपोजीवी पौधे। ठीक है, अब ये क्या होते हैं एक एक करके समझ लेते हैं। परजीवी पौधे वो पौधे हैं दोस्तों जो कि दूसरों पर जिनका जीवन यापन है, जिनका जीवन यापन ही दूसरे पौधों पर है। कोई उदाहरण बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, परजीवी पौधे का कोई भी उदाहरण कमेंट सेक्शन में, लिटरली। ठीक है, जय महाकाल, जय महाकाल जी। ठीक है, कोई भी नाम बता दे यार। ठीक है, कितने नंबर बन रहे हैं तुम्हारे सीटेट के आंसर की से? इस बार बहुत लोग फेल हुए होंगे, है ना, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पास हो जाएंगे वो भी लिपट गए। मैंने कहा था ना कि इस बार का रिजल्ट जो पेपर आया था उतना ज्यादा नहीं जाएगा जितना पिछली बार जाता था। अमर बेल, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। देखो परजीवी जो है वो अमर बेल है। ठीक है, किसने आंसर किया था सबसे पहले, किसने सबसे पहले आंसर दिया कक्षा में? मोहम्मद गुलजार ने। ठीक है, कसकटा, हाँ बिल्कुल, बाबुल त्रिपाठी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे देखो, कीट भक्षी पौधे कौन से हैं?
ये वो पौधे होते हैं दोस्तों जो कीटों को पकड़ के खा जाते हैं। उदाहरण जैसे कि संडिव एक कीट पक्षी पौधा है, ठीक है, या फिर पिचर प्लांट है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। ये सब कीट भक्षी पौधे हैं दोस्तों। ये कीटों को पकड़ के खाने का काम करते हैं, कीटों को पकड़ते हैं और खा जाते हैं दोस्तों, ठीक। मृतपोजीवी, मृतपोजीवी यानी वो जीव जो कि मरी हुई जीवों को खाने का काम करते हैं। कोई चीज मर गई उसको खाने का काम करेंगे मृतपोजीवी, ठीक है। किसको खाएंगे? ये मरी हुई जीवों को, मरे हुए जीवों को खाने का काम करते हैं हमारे मृतपोजीवी। और सहजीवी कौन से हैं दोस्तों? जो कि एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, ठीक है, लाइकन और एल्गाई, ठीक है। बिल्कुल वो सहजीवन का एक, वैसे ही पौधों के अंदर जब सहजीवन चले तो वो सहजीवी पौधे होंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। परजीवी पौधे समझ गए आप लोग। उदाहरण मैं दे देता हूं क्योंकि आपको उदाहरण आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो परजीवी पौधों के जो उदाहरण हैं वो कसकटा है दोस्तों, अमरबेल जिसे बोलते हैं, बंडा है, मिसल्टो जिसे बोलते हैं, रफलेसिया है। ये सब हमारे किसके उदाहरण है दोस्तों? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ हमारे परजीवी पौधों के उदाहरण है दोस्तों, याद रखिएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज कसकटा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं कहूंगा कि देखो लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको इनका लेवल का मतलब भी समझाऊंगा मैं, ठीक है, कि क्या है लेवल के मायने भी समझाऊंगा, लेकिन लेवल बढ़ाया आपके लिए। सर सीटेट में लेवल सीटेट में सर, ठीक है, सर सीटेट में नंबर बढ़ता है क्या? नहीं होता सर। आपकी क्लास से मेरी 2 कॉलेज के फ्रेंड पास हो गए ईवीएस में, गोपाल झा, वेल्डन, ठीक है। देखो जिनको ईवीएस जो मेरे से पढ़ा है रेगुलरली वो कभी भी फेल नहीं होगा। रेगुलर आओ क्लास में, मैं गारंटी देता हूं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं गारंटी, लोकेश सर की गारंटी मतलब गारंटी। जब पढ़ाने बैठूंगा तो फंसेगा पेपर। अरे मैंने जो बीपीएससी के पेपर में किसी का पेपर नहीं फंस रहा था तो उसमें मैंने ईवीएस फंसा दी, पता है आपको। जहां किसी की हिस्ट्री नहीं फंसी, पॉलिटी नहीं फंसी, वहां पर ईवीएस फंसा दी थी। एक इकोसिस्टम वाली क्लास खोल के देखो, आज भी चैलेंज दे रहा हूं, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इकोसिस्टम बाय लोकेश सर बीपीएससी, और सर्च करके देखो। एक कक्षा से 4 क्वेश्चन, एक क्लास से 4 क्वेश्चन। तो जितने भी दोस्त हैं जिनका कभी पेपर पास नहीं हो रहा, वो रेगुलरली क्लास में आओ और फिर खुद महसूस करो कि सर हमारे अंदर तो बदलाव आने लगा। जो प्रश्न हम कभी नहीं अटेम्प्ट कर पाते थे वो आज अटेम्प्ट कर पा रहे हैं हम लोग। देखो ध्यान से, कसकटा क्या है? मूल परजीवी है, एपिफाइट है, स्टेम पैरासाइट है, हाइड्रोफाइट है। पहले ये समझो ये वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है। कभी नहीं समझ पाओगे अगर वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे तो दोस्तों ध्यान से समझो। यार 3 तरीके के हम पौधों को बांटते हैं बेसिकली, ठीक है। एक हम बात करते हैं दोस्तों मीजोफाइट की, एक हम बात करते हैं दोस्तों हेलोफाइट्स की, ठीक है। एक हम बात करते हैं हीलियोफाइट की, हिंदी में भी नाम बताऊंगा, घबराना मत, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। एक हम बात करते हैं दोस्तों ज़ेरोफाइट की। किसकी बात करते हैं लाडले मित्रों? ज़ेरोफाइट्स की, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ज़ेरोफाइट को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मरूदबिद्ध। क्या बोलते हैं? मरूदबिद्ध पौधे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, इसे डिफिकल्ट मत बनाओ, बस सिंपली पढ़ो। मरूदबिद्ध पौधे, कौन से पौधे दोस्तों? मरूदबिद्ध पौधे। इनको बोलते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं मध्यबिद्ध पौधे, ठीक है। इनको बोलते हैं दोस्तों लवनोदबिद्ध पौधे, लवनोदबिद्ध पौधे, लवनोभिद्ध पौधे, ठीक है, याद रखिएगा। और हीलियोफाइट्स को, ठीक है, अतिदुबिद्ध पौधे, अतिबोधबिद्ध पौधे। अब समझो इनका मतलब क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, आप गए पानी लेने, पौधा है भैया, उसे पानी चाहिए। ये जो हेलोफाइट, मीजोफाइट, हीलियोफाइट, ये जो रखा गया है ना दोस्तों नाम, ये पौधे की क्वांटिटी पे रखा गया है इन पौधों का नाम। जैसे कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं मेरे लाडले मित्रों जो ज्यादा पानी की जिन्हें जरूरत होती है, बहुत पानी जिन्हें चाहिए, तो वो हो गए हीलियोफाइट्स। कौन से हो गए दोस्तों? कमेंट सेक्शन में लिखो। हीलियो बराबर ज्यादा, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो सभी लोग, हीलियो बराबर ज्यादा पानी, ठीक है, ज्यादा पानी। सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, ठीक है, हर कोई छात्र लिखेगा हीलियो मतलब ज्यादा, ठीक है। अच्छा, फिर होते हैं हेलो, हेलो, ठीक है। अभी हेलो कौन से? कुछ ऐसे पौधे जो समुद्र में भी उगाते हैं, समुद्र के बहुत नमकीन पानी में भी उगाते हैं दोस्तों, इनकी इनको नमकीन पानी चाहिए। तो हमारे हेलोफाइट्स कौन से होंगे? जो नमकीन पानी में भी उग जाते हैं, जिनको नमकीन पानी चाहिए दोस्तों, दे आर नोन एज हेलोफाइट्स, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको ना तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए ना बहुत कम पानी चाहिए, तो मीजो मतलब मध्यम। सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखो,
मीजो मतलब मध्यम, यानी कि इनको बीच का सा पानी चाहिए दोस्तों, बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, बहुत कम पानी नहीं चाहिए। भाई अब मैं गुस्सा हूं यार सबसे, और कमेंट सेक्शन में कोई लिखता ही नहीं यार। अरे चलो ठीक है, कुछ ये नहीं लिख रहे तो एक बार लिख दो यस सर, ताकि मैं ये देख लूं कि हाँ यार समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, कम से कम ये तो लिख दो, यस सर तो लिख दो कम से कम, ताकि मुझे लगता रहे मेरे प्यारे प्यारे लाडले मित्र जितने भी हैं इस सिस्टम को समझने आए हैं, उनको चीजें समझ में आ रही हैं दोस्तों। ठीक है, और एक और होता है दोस्तों, दैट इज जीरो। भैया जीरो का मतलब तो जीरो मतलब बिल्कुल सूखा में भी जो उग सकते हैं दोस्तों। जीरो मतलब सूखा, जीरो मतलब लगभग जीरो पानी। ठीक है, सूखा ज़ेरो। ठीक है, ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। तो कभी भी अब आपके पेपर में आएगा दोस्तों, ठीक है, कभी भी आपके पेपर में आएगा, ठीक है, हाइड्रोफाइट, हीलियोफाइट, ठीक है, ऐप, कभी भी आप फंसोगे, बताइए फटाफट से। बताओ। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन बचा है यहां पर कि ये सर, ये बाकी सब तो हमारे समझ में आ गए कि हाइड्रोफाइट क्या है, ये एपीफाइट क्या है। व्हाट इज एपीफाइट? दोस्तों एपीफाइट वो पौधे होते हैं जिनको पानी नहीं चाहिए, जिनको पूरा का पूरा पौधा चाहिए, एक और पौधा। देखो कैसे निकालोगे, एक पौधा और, है ना, एक पौधा चाहिए इनको, ईपी, एक पौधा, ऐसे याद रखना। तो एपीफाइट वो पौधे होंगे जिनको एक और पौधा चाहिए होगा जिंदा रहने के लिए। तो एपीफाइट आर बेसिकली पैरासाइट्स। ठीक है, ये वो पौधे हैं दोस्तों जो दूसरे पौधों पर निर्भर कर रहे हैं। ठीक, तो ये बहुत ही बेसिक सा था दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये आपके आने वाले जो पेपर होंगे ना, जितने भी, चाहे यूपी टेट का पेपर देने जाओगे तुम लोग, ठीक है, चाहे तुम वापस से बीपीएससी का पेपर देने जाओगे, चाहे तुम सीटेट का पेपर देने जाओगे, तुम्हारे हर एक एग्जामिनेशन में आज एक कॉन्सेप्ट से तुम्हारी चीजें खत्म हो गई क्लियर। और ये आप अगर किताब उठा के देखोगे ना, तो ये 8वीं किताब, 8वीं कक्षा की किताब का टॉपिक है जो आपने बहुत आसानी से पढ़ लिया। बताओ डिफिकल्ट लगा तुम्हें? डिफिकल्ट लगा? नहीं लगा ना? उतनी ही आसान है पढ़ाई, अगर करना चाहो तो, दिल से करना चाहो तो। कैसे याद हो गए भैया? हीलियो मतलब बहुत सारा, है ना, जहां पर अति पानी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। हेलो मतलब नमकीन पानी, मध्यम मतलब, मीजो मतलब मध्यम पानी, ठीक है, जीरो मतलब बिल्कुल सूखा वाली जगह है, एक बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, है ना। और वैसे एपीफाइट एक पौधा और, इस तरीके से याद हो गए। अगर याद हो गया तो लिखो यस सर, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम पैरासाइट्स, क्योंकि अमरबेल स्टेम पे चढ़ती है। ठीक है, अमरबेल क्या है? स्टेम पे चढ़ती है, तो वो एक स्टेम पैरासाइट है, याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने, कसकटा अमरबेल क्या है इनमें से? सेप्रोफाइट है, एपीफाइट है, जेरोफाइट है, या फिर पैरासाइट है? अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट नहीं आया है कि सर जब एपीफाइट को एक और पौधा चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो ये एपीफाइट पैरासाइट नहीं है क्या? नहीं यार, ये पैरासाइट नहीं है, ये एक्चुअली एपीफाइट उस पौधे के ऊपर रहते हैं, लेकिन एक सहजीवी कह सकते हैं कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत बड़े पौधे पे छोटी छोटी झाड़ियां निकल आती हैं, एक बहुत बड़ा पौधा है ना जो, उसमें छोटी छोटी झाड़ियां निकल आती हैं इस तरीके की। ठीक है, इस तरीके की छोटी छोटी झाड़ियां निकल आती हैं। तो ये जो छोटी छोटी झाड़ियां निकली है ना, ये दीज आर एपीफाइट, ये पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन निकल आएंगे। लेकिन कसकटा क्या है? वो पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाने के कैपेबल है। वो तो जिस पौधे पे लग गया खत्म कर देता है, उस पौधे को सुखा देता है एकदम। तो दैट्स व्हाई कसकटा इज डिफरेंट फ्रॉम एपीफाइट्स। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Is that clear to everyone? Because Cascata is so dangerous that on the plant it will lie on, it will definitely completely destroy that plant. So this is the basic difference between Cascata and the epiphytes. Epiphytes do not harm the plant on which they lie on which they rely. ठीक है, कसकटा उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते, सॉरी एपीफाइट्स उस पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते जिस पर ये रहते हैं।
लेकिन कसकटा पहुंचाता है, यानी पैरासाइट्स पहुंचाते हैं, तो इसलिए पैरासाइट है कसकटा, ना कि एक एपिफाइट है। ठीक। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि एपिफाइट के उदाहरण क्या है, याद रखिएगा फर्न्स, झाड़ियां एपिफाइट्स के उदाहरण है। छोटे छोटे फर्न्स उगाते हैं दोस्तों, झाड़ियां, दीज आर एग्जांपल ऑफ एपिफाइट्स। ओके, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ज़ेरोफाइट? ज़ेरोफाइट के हमारे एग्जांपल क्या है दोस्तों? अगर आपने देखे होंगे तो राजस्थान में एक बहुत ही छोटा सा कैक्टस लग जाता है, वो क्या, मरुदभिद्ध कैक्टस। क्यों? क्योंकि उसको पानी नहीं चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ही नहीं, प्लांट ही नहीं है। जब जब प्लांट तो है लेकिन लीव्स ही नहीं है। जब लीव्स ही नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन कैसे करेगा? जब ट्रांसपिरेशन ही नहीं करेगा कोई पौधा, तो ऑब्वियसली बात है उसको कुछ नहीं हो सकता, उसका वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है अपनी। ठीक है, समझ गए? अच्छा, अब है कीट भक्षी पौधे। सर प्लीज मेरी बात का रिप्लाई करिए, लास्ट पूछ रही हूँ, पीआरटी प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग नहीं करवा रहे हैं कि कहीं और से करूं? आरजू खान, हम पीआरटी की तैयारी करा रहे हैं, प्लीज इस सप्ताह के अंदर अंदर आपको कोर्स भी दे देंगे, कक्षाएं चालू हैं, थोड़ा सा नोटिफिकेशन का इंतजार कर लीजिए। हम हड़बड़ी में नहीं करना चाहते कोई भी डिसीजन। ठीक है, हम लोग पढ़ाएंगे, पूर्ण बहुमत के साथ पढ़ाएंगे, बेहतरीन फैकल्टीज के साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, इंसेक्टोवेरस प्लांट जो कि इंसेक्ट्स खाते हैं, घटपर्णी एक प्रसिद्ध कीट भक्षी पौधे हैं, इन्हें निफेंथिस भी कहा जाता है। जो इंसेक्टोवेरस प्लांट्स हैं इनको क्या कहा जाता है लाडले मित्रों? इनको निफेंथिस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कीड़ा है, ये कीड़ा किस तरीके से इस बॉक्स के अंदर चला गया। ठीक है, कीड़ा किस तरीके से इस बॉक्स के अंदर चला गया, ठीक है, एंड पैक हो गया। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? इस तरीके से काम करता है, ध्यान से रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि इंसेक्टोवेरस प्लांट ने किस तरीके से इंसेक्ट को पकड़ कर खा लिया है। एंड आप ध्यान से देखोगे ना तो आप पाओगे कि ये अलग अलग तरीके के भी होते हैं, अलग अलग शेप। अब देखो यहां पर इन्होंने क्या किया हुआ, जैसे फर्न्स है, इन्होंने क्या हुआ, एक लिक्विड बना रखा है, चिपचिपा पदार्थ है। जैसे ही कोई कीड़ा आता है चिपचिपे पदार्थ में फंस जाता है, और ये चिपचिपा पदार्थ इतनी गंध पैदा कर रहा होता है कि बाहर से कोई भी चिपचिपा पैदा है, ठीक है, वो आ जाए। अच्छा, कभी आपने सुना है कि पौधे भी कीड़े खाते हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिए। यहां पर ये इंसेक्टोवेरस प्लांट्स है, जिसे हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं, और ये पिचर प्लांट अलग अलग तरीके के पाए जाते हैं। सनड्यू इनमें हो सकता है, एजरिटम इनमें हो सकते हैं, और जो आप देख रहे हैं वो इनमें हो सकते हैं दोस्तों। ये घड़े आकार के भी हो सकते हैं, इस शेप के भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें खास बात ये होती है दोस्तों, इनके तरीके अलग अलग होते हैं। कोई कांटों में फंसा लेते हैं, कोई इस लिक्विड में फंसा लेते हैं। ये सब पौधे दोस्तों याद रखिएगा उन्हीं जगह पे पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की खासी कमी हो और जहां पर भारी वर्षा हो रही हो। भारत में उदाहरण के तौर पर मिजोरम वो जगह है जहां पर ऐसे पौधे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप छोटे छोटे मेढक को भी फंसते हुए देख सकते हैं। इवन मेढक को भी फंसा के खा जाते हैं पौधे, समझ रहे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे कीट पर अपना शिकंजा कसकर उससे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं दोस्तों। और कीट भक्षी पौधे कुछ अन्य प्रकार फ्लाई ट्रैप, ड्रोसरा और कॉर्पनिस और कॉमन बटरपोर्ट हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, घटपर्णी पौधा निफेंथिस भारत में नहीं पाए जाते। मेढक कीड़े मकोड़े चूहों को फंसाकर चालाकी से खा लेते हैं। कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकलती हैं, और इनका मुंह छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। करेक्ट आंसर दैट इज क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस, है ना। मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को आसानी से फंसा कर खा सकता है निफेंथिस, है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। निफेंथिस पिंगुला सिरिसेनिया किसके उदाहरण है? ये किसके उदाहरण है दोस्तों? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने आप पर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर कुछ सुधार हो रहा है नॉलेज में, आज कुछ नॉलेज ऐड हुई इस सेशन से?
अगर आ रहा है तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि हाँ सर हमारी नॉलेज ऐड हुई है। तो देखो, नेफेंथिस पिंगुलस सिरिसेनिया, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट। किसके उदाहरण है दोस्तों? ये कार्निवोरस प्लांट्स के, मांसाहारी प्लांट्स के, मांसाहारी पौधों का जो है याद रखिएगा उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वेलक्रो की चर्चा कर लेते हैं। आपने सैंडल्स देखे होंगे, सैंडल्स जूते आपने देखे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो आपने देखा होगा एक इस तरीके का चिपचिपाट वाला एक पदार्थ होता है, ऐसे चेपी होती है, जैसे हटाकर चिर चिर की आवाज जो है वो करता है बेसिकली। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, इसको वेलक्रो कहते हैं। ठीक है, और इसकी खोज जो है दोस्तों किसने की थी? किसने की थी वेलक्रो की खोज? बताओ कमेंट सेक्शन में। हु डिस्कवर्ड वेलक्रो? बहुत फेमस नाम है, बताओ। जॉर्ज डी मैस्ट्रल है ना, वाज द वन जिन्होंने वेलक्रो की खोज की थी। तो जॉर्ज डी मैस्ट्रल ने एक दिन, वो ऐसे झुंड में घूम रहे थे, घूमते 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 वो जैसे झुंड से होकर निकले, अचानक उन्होंने पाया कि छोटे छोटे दाने टाइप के वेलक्रो उनके शरीर पर चिपक गए हैं। उनको वहीं से दिमाग में आया कि अरे जो वेलक्रो जो मेरे शरीर पर चिपक गए हैं, तो क्यों ना इन्हें और वस्तु से चिपकाया जाए। भाई ये तो कपड़े में चिपक जाते हैं, तो क्यों ना इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाए। तो उन्होंने उन्हीं वेलक्रोज का यूज करके ये जो वेलक्रो है वो बनाया। बेसिकली जो वेलक्रो है वो वेलक्रो प्लांट से नाम लिया गया है। वेलक्रो प्लांट के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दूसरी चीजों के साथ चिपक सकता है। और आपने बहुत देखा होगा, कभी झुंडों के बीच से होकर गुजरिए, ठीक है, ठीक है, कभी झुंड के बीच से होकर गुजरिए तो आप पाओगे कि आपसे छोटे मोटे तो कांटे चुभ गए हैं, आपको कांटे आके लग गए हैं। दे ऑल आर काइंड ऑफ वेलक्रोज दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेलक्रो एक हुक होता है, इसमें एक लूप होता है। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, देयर इज अ लूप एंड देयर इज हुक। हुक वेलक्रो से बनाया जाता है, लूप कपड़े या धागे का बनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। तो स्कूल बैग, जूते, इन सब चीजों में दोस्तों हमें देखने को मिलता है इतना ऊंचा सैंडल। बताइए आपको चाहिए तो मैं दिला दूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी को पिटाई लगानी हो तो, वैसे काम के लिए ही है। इसका आविष्कार जॉर्ज डी मेस्टल ने किया। किस किस को चाहिए वो वाले सैंडल? सच सच बताओ, किस किस को चाहिए वाले सैंडल? ठीक है, इसका आविष्कार जॉर्ज डी मेस्टल ने 1948 में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वेलक्रो। वेलक्रो पौधे का नाम वेलक्रो नाम से दिया गया है। जब हम उनके पास से गुजरते हैं तो वो हमसे चिपक जाते हैं, याद रखिएगा। और वेलक्रो के जो पौधे होते हैं उनके भी नाम जान लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है, कैचवीड, बेस्ट्रो और क्लीवर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेलक्रो। नई नॉलेज है, बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर नॉलेज में एडिशन हुआ तो लिखिए यस सर। ठीक है, अगर आपकी नॉलेज में एडिशन हुआ तो लिखिए सर। ठीक है, लिखिए यस सर, सभी लोग लिखिए यस सर। ठीक है, कि हाँ सर ये नहीं पता था। कैचवीड, बेस्ट्रो एंड क्लीवर आर द काइंड ऑफ वेलक्रो प्लांट। ठीक, तो हु इन्वेंटेड वेलक्रो? बताओ। नो नो, अब बिग नो, ऑब्वियसली। ठीक है, तभी तो मजाक कर रहा था। किसको चाहिए सैंडल बताओ, बिल्कुल दिलवा दूंगा। बस शर्त एक ही रहेगी दोस्तों, उस सैंडल को पहनकर आपको एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलना होगा, बहुत पतली रस्सी पर चलना होगा। और जो ऐसा करेगा उसको वो सैंडल फिर मुफ्त में जिंदगी भर के लिए दिया जाएगा। ये रस्सी करीब 9 फीट ऊपर रहेगी धरती से और आपको उस रस्सी पर चलना होगा। जो करने के लिए तैयार है वो यस सर लिखे, जो नहीं है तैयार वो नो सर लिखे। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। हु इन्वेंटेड वेलक्रो? तो वेलक्रो की खोज जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जॉर्ज डी मेस्ट्रल ने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट ओक। देखो प्लांट में डेजर्ट ओक आता, अब नाम क्या सजेस्ट करेगा? डेजर्ट। तो पेपर में देने जाओगे ना तो डेजर्ट लिखा है, कहेगा कि डेजर्ट कहाँ देखने को हमें मिलता है। ही नो, कि वो आप कैसे फंस सकते हो। ही नोज वेरी वेल, एग्जामिनर नोज वेरी वेल कि आप कहाँ फंसोगे। वो जानकर आप लोगों को क्या कहेगा आपसे कि छोटा सा काम कर दो, डेजर्ट ओक जो है ना इसका आंसर बता दो कि कहां पाया जाता है। वो जानबूझकर पता क्या है, यूएई, राजस्थान, ऐसे नाम डालेगा। क्यों? क्योंकि हमारे माइंडसेट में तो यही बैठा हुआ है कि यूएई, राजस्थान आर काइंड ऑफ डेजर्ट, है ना। तो ये डेजर्ट है, इसलिए हम लोगों को लगेगा नहीं यार यही आंसर सही हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। डेजर्ट ओक एक ऐसा प्लांट है जो यूएई, राजस्थान में नहीं पाया जाता।
एंड इसमें पत्ते भी होते हैं दोस्त, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और ये बहुत सारा पानी जो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। इतना पानी स्टोर कर सकता है कि आप लोग ना, कि इससे पानी निकाल सकते हो, पाइप से पानी निकाल सकते हो, सोचो। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये भारत में पाया जाता है? नहीं भैया, भारत में नहीं पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, ये भारत में नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो इन पेड़ों की जमीन नीचे गहरी होती है, जल स्तर तक पहुंच रही होती है, और फिर पानी को सोख लेती है और तने में एकत्रित कर लेती है दोस्तों, ठीक है। स्थानीय लोग पानी तक पहुंचने के लिए पीने के पानी का उपयोग भी करते हैं, याद रखिएगा इसी पानी का। तो क्वेश्चन आप लोगों से, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, बताओ डेजर्ट ओक एक ऐसा प्लांट है जो कहां पे पाया जाता है? आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, द डेजर्ट ऑफ यूएई में। बहुत बढ़िया। लेट्स सी कि आप लोग कहां से हैं सभी लोग। एक बार सब लोग अपने सिटी का नाम लिखेंगे सभी लोग, ठीक है। एंड सो दैट कि टेक्स्ट बुक कहां तक रीच कर रहा है। डेजर्ट ओक नाम का पौधा कहां पर पाया जाता है? डेजर्ट ओक इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कहां पर पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया में, है ना, याद रखिएगा। वेल डन। क्वेश्चन अगला, इनमें से कौन सा अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक सहबलतूत वृक्ष में नहीं पाया जाता? हाँ राजकुमार, बताओ भाई क्या कमेंट है आपकी, भेजो राजकुमार। अच्छा, वेस्ट बंगाल, बिहार, कानपुर, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं लोग यहाँ पर, बिहार, पटना, बिहार, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, छत्तीसगढ़। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया पिछले वाले का आंसर कर रहे हो, हे भगवान। यूपी 46, शवरस्ती, बिहार, कानपुर, झारखंड, फरीदाबाद, हरियाणा, बिहार, अररिया, माऊ, बिहार, पटना, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। ओके, सो ओवरऑल हमारे पास में देयर इज अ गुड काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है, हमारे पास में काफी बढ़िया डाइवर्सिटी ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। तो ये डाइवर्सिटी क्या शो करती है? ये शो करती है कि वी आर डिफरेंट इन आर एरियाज, लेकिन सब यूनाइटेड बाई लॉकेसर क्लास, है ना। चलिए, तो कौन सा विलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष शाहबूतूत में नहीं पाया जाता? यस, हैव लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, राइट। जो रेगिस्तानी ओक होता है, राइट, उनमें नहीं पाया जाता। हैव लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरस लीव्स, नॉट फाउंड। था बहुत बड़ी, यहां पर बड़ी लिखा है, ध्यान से। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, पत्तियां बहुत ज्यादा तो होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल पत्तियां होती हैं, लेकिन बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, परफ्यूम के बारे में किस किस को पसंद है आप में से परफ्यूम? लेट्स चेक, किस किस को पसंद है परफ्यूम? बहुत बढ़िया, जिस जिसको पसंद है परफ्यूम वो बढ़िया है भैया, परफ्यूम खरीदे जाके, ठीक है। लेकिन परफ्यूम की थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे हम लोग। परफ्यूम, पेरिस एक जगह है दोस्तों, विश्व की राजधानी कहा जाता है परफ्यूम की, पेरिस। वैसे भारत में भी एक राजधानी है, कन्नौज एक जिला है, यूपी का कन्नौज। उसे क्या बोला जाता है? उसे भारत की राजधानी बोला जाता है, भारत की इत्र राजधानी बोला जाता है। जो परफ्यूम है ये बनता कैसे है? आप लोगों को पता है, पूरी परफ्यूम बनाने की जो इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी फ्लावर्स पे चलती है, पौधों पे चलती है। अगर फ्लावर्स ना हो, तो पौधों के जो फ्लावर्स हैं अगर वो ना हो, तो ये परफ्यूम नहीं बन सकता। हालांकि अब तो सिंथेटिक परफ्यूम भी बन रहा है, बट यू नो दैट यू कैन क्लियरली डिसाइड कि ये परफ्यूम सिंथेटिक है या ये परफ्यूम प्लांट बेस्ड है। अभी डिफाइन कैसे करोगे? आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि कभी कोई बगल से गुजर के जाता है, तो वो अगर वो परफ्यूम लगा रखा है उसने, तो आपने देखा होगा एक अलग ही तीखी सी महक आई है, बहुत ज्यादा तीखी महक आ रही है ना। जैसे शादी में आप गए, आप खाना खा रहे हो, खाते खाते आपके बगल से कोई लड़की निकल गई है ना, पूरा, ठीक है, अलग ही तीखी महक आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ शी हैव यूज्ड सम काइंड ऑफ सिंथेटिक परफ्यूम, उसने सिंथेटिक परफ्यूम लगा रखा है। सिंथेटिक परफ्यूम कौन से परफ्यूम होते हैं? जिनमें केमिकल्स के मदद से जो है बेसिकली क्या बनाई जाती है? स्मेल बनाई जाती है, फ्रेग्रेंस बनाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी कोई गुजर के जाता है तो बहुत ही सॉफ्ट स्मेलिंग होता है, बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही होती है ना।
कोई भी आसपास से निकल के गया आसपास और बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि जो सॉफ्ट स्मेलिंग जो फ्रेग्रेंस है वो हमें मिल रहा है पौधों से, प्लांट से। वो प्लांट्स नेचुरल स्मेल के लिए जाने जाते हैं, एकदम नेचुरल स्मेल देते हैं, एंड दैट्स व्हाई उस कंडीशन के लिए परफ्यूम्स आर वेरी वेरी गुड। तो जो परफ्यूम इत्र जो है इसी तरीके से काम करते हैं दोस्तों। तो भारत में खुशबू को स्थानीय रूप से इत्र के नाम से जाना जाता है, और सुगंधित ये जो है फूल उसको सबसे शुद्ध रूप माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। गुलाब, कमल, चमेली आदि फूलों का उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन आजकल है क्या कि इत्र बहुत ही एक कह सकते हैं कि बहुत ही डेली बेसिस की यूज में किया जाने वाली चीज थी, ठीक है। और इट इज यूज फॉर वेरी मतलब इत्र का यूज हम लोग जो हमारी कल्चर में है इंडिया में, हम लोग बहुत ही उसे पवित्र तरीके से यूज करते थे, अपने भगवान को भी इत्र समर्पित करते थे, राइट। लेकिन अब इसी का एक यूज गलत हो रहा है। इफ यू लुक एट द एडवर्टीजमेंट तो क्या दिखाते हो तुम्हें कि लड़के ने परफ्यूम लगाया, लड़की भागी भागी आ गई। पहली चीज तो मुझे इसमें प्रॉब्लम ये है कि लड़की को यहाँ पर एक मेटेरियलिस्टिक थिंग दिखाया जा रहा है, कि मतलब आपको लड़की चाहिए उस टाइप की है। लड़की इज नॉट अ मेटेरियलिस्टिक थिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जो परफ्यूम लगाओगे अट्रैक्शन आपको, और ऐसा कभी नहीं होगा। जितने भी लड़के हैं गोपाल झा ध्यान से सुनो, ऐसा कभी नहीं हो रहा होगा, ठीक है। एक मुझे छोटी सी शायरी याद आती है, अगर आप लोग सहमत है तो सुना दूं। इत्र से महकना कोई बड़ी बात नहीं, इत्र से महकना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब आपका किरदार महके। आपका किरदार महकना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके सामने, ठीक है। इस इत्र को बनाने के लिए आज भी कन्नौज में ढेर सारे फ्लावर्स का यूज किया जाता है, और ये जो कन्नौज वाला फूल है जो खासकर, ये काफी ज्यादा एक बहुत ही एक मतलब सॉफ्ट स्मेलिंग परफ्यूम उसमें आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश कन्नौज जिला इत्र के लिए फेमस है, भारत की राजधानी इत्र राजधानी कहा जाता है इसे, याद रखिएगा। मेरी क्लास रोजाना दोपहर 1:30 बजे होती है। पेरिस इत्र की राजधानी है। अच्छा, अब इन्हीं पौधों का उपयोग बिहार में भी किया गया, ठीक है। सर आज से क्लास स्टार्ट होगी, जी हाँ आज से क्लास स्टार्ट है, और अभी डेली क्लास हुआ करेगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। झूठ है सर, कोई खिंची विची नहीं आती है ना। हाँ, विष्णु यादव सर लड़की सरकारी जॉब पर भाग गई आती है। विष्णु यादव ये तुमने सही बात कही है, ठीक है, इस पर ही ज्यादा जोड़ दो, ठीक है। जितने भी लड़के हैं सरकारी जॉब पर ज्यादा जोड़ दो, सरकारी मिले प्राइवेट मिले बट जॉब पर जोड़ दो, एक अच्छी अर्निंग वाली जॉब पर जोड़ दो, तब लड़की भागी भागी आएगी। लेकिन वहां भी मेटेरियलिस्टिक नहीं, लड़की जब भी भागी भागी आएगी जब लड़की को सरकारी वाला चाहिए होगा या प्राइवेट वाला चाहिए होगा, बिकॉज वो लड़की की मर्जी है। समझ रहे हैं मेरी बात। लड़की कोई मेटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है कि वो भागी भागी आएगी, समझ रहे, भागती है वो। बॉलीवुड मूवीज ने जो सिखाया है तुम्हें उसे उससे बाहर निकलो। लड़की कोई मटेरियल नहीं है जिसे पाया जाए, वो एक रिलेशनशिप होता है उसके साथ में, वो रिलेशनशिप लंबा चलना चाहिए, एक के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि आज एक गई तो दूसरी, परसों परसों दूसरी गई तो तीसरी, एक के साथ रहो। और लड़कियां भी मैं बता दूं, लड़के भी जो है हर कोई बुरा नहीं होता, भरोसा करना सीखो। मधुबनी चित्रकला की बात करते हैं। बिहार के लोगों ने बढ़िया से यूज किया फ्लावर्स का, पत्तों का, रंगों का, रंग बनाए। मिथिला में पेंटिंग होती है मधुबनी चित्रकला, बहुत ही बेहतरीन सी मिथिला की पेंटिंग है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस पेंटिंग की खास बात है क्या है, ये लोग नेचुरल कलर का उपयोग करते हैं जो पत्तों से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। नेचुरल स्टिक्स का उपयोग करते हैं जो पौधे से मिलती है, पत्तों से मिलते हैं। नेचुरल चावल का पेस्ट बनाते हैं जिस जो भी पौधों से मिलता है, और इस नेचुरल चीज से बना देते हैं इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग। और इन पेंटिंग में कहानियां तक उकेर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कैसे कंध की उंगली पर गोवर्धन को उठाया हुआ है, पूरी कहानी रच दी, वो दिखा देते हैं पूरा का पूरा चित्र के माध्यम से। एक लड़की है शादीशुदा होकर जा रही है अपने घर से, वो पूरा जो गायना जो बजता है ना, बाबुल का ये घर अंगना कुछ दिन का ठिकाना है, वो पूरा जो गाना है ना वो दिखाया जा रहा है इस पेंटिंग में।
रो रही हैं उसकी सहेलियां सखी, जैसे भी मतलब वो पूरा गाना दिखाया जाता है, वो सब मधुबनी पेंटिंग के अंदर होता है। और ये जो मधुबनी पेंटिंग है दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी फेमस पेंटिंग ऑफ बिहार। मछलियां इसलिए क्योंकि मधुबनी एरिया जो है मछलियों के लिए काफी फेमस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मधुबनी बिहार की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग, मधुबनी जिला, जो कि चित्रकला का एक प्रसिद्ध रूप है दोस्तों, याद रखिएगा। चित्रकला जो है चावल पाउडर के लिए, याद रखिएगा ध्यान से, वो काफी फेमस है। सर सुनिए, हाँ बोलो भैया। अदा, अदा नाम है, क्या नाम है ना, चलिए। एंड नील हल्दी पौधों तथा जो है दोस्तों, याद रखिएगा उन सब चीजों का उपयोग करके बनाई जाती है पेंटिंग, पहले ही बता चुका हूं। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, मधुबनी चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मधुबनी? हाँ तो पढ़िए जिनको पढ़ना है। चलिए, करेक्ट आंसर है दोस्तों, दैट इज यस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की पूर्ण भूमिका है। यह तस्वीर दो प्रकार की भित्तिका और एरिपन है। ठीक है सर, लड़कियां सब भाव खाती हैं, पूर्णिया वाला कह रहा है लड़कियां भाव खाती हैं। सही कह रहे हो पूर्णिया, है ना। और भाव इसलिए खाती है क्योंकि भाव तुम लोगों ने बनाए भी तो है ना, समझो इस बात को। तुमने भाव बना रखे हैं, कोई एक लड़की निकल जाए और 5 लड़के खड़े हो तो पांचों के पांचों लड़के ऐसे खड़े हो जाते हैं, अटेंशन आ जाते हैं, पता नहीं जैसे कौन गुजर के जा रहा हो, प्रधानमंत्री जा रहे हैं देश के गुजर के, है ना। तो वो जो भाव है, ठीक है, वो भाव तुमने बनाए हैं। ठीक है, खुद से कोई भाव नहीं ले सकता, वरना तुम कहीं से गुजर के जाओ, पूर्णिया वाले, तुम कहीं से गुजर के जाओ, तुम्हें कोई नहीं, तुम्हें कोई, तुम्हारे तुम्हारे भाव नहीं बढ़ेंगे क्योंकि तुमको देख ही नहीं रहा है। सबको देखने की आदत हो गई ना, दिक्कत ये हुई, लड़के ऐसे हो गए कि लड़कियों के भाव बढ़ गए। अगर लड़के अच्छे होते, लड़के दिखते तक नहीं, तो लड़कियां मेकअप भी नहीं करती, क्योंकि उसके मेकअप को देखा जा रहा है, इसलिए लड़कियों को मेकअप कर रही है। वो समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग, ध्यान से सुनिए। तो भाव तुमने बढ़ाए हैं, बढ़े नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मधुबनी चित्रकला से एक और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है, त्योहार और खुशी के अवसर पर मधुबनी, ठीक है, घरों के आंगन पर, दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। और मधुबनी भारत का एक राज्य, प्रसिद्ध राज्य, जिसका नाम क्या है? ठीक है, ओके चलिए, सही आंसर है, दैट इज यस, करेक्ट आंसर इज बिहार, है ना। चलिए ओके, एक और पौधा है खिजड़ी गांव। आई थिंक कल करें फिर इसे, यहां से कंटिन्यू कल करते हैं दोस्तों। कैसा लगा सेशन वैसे, बाय द वे एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में यार फीडबैक तो दे दिया करो, एटलीस्ट लिख के कि सर कैसा लगा सेशन, बढ़िया लगा, मजा आया है ना। और कल फिर मिलो दोपहर 1:30 बजे, ठीक है। और सब लोग जितने भी हैं, ठीक है, सब लोग दोपहर 1:30 बजे जरूर मिलो। और यही कहूँगा कि सेशंस को काफ़ी बेहतरीन बनाया है मैंने, ठीक है। जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ, ठीक, समझ रहे हो। और पूरी की पूरी एनसीईआरटी कवर कराकर आप लोगों को फिर से जो उसके साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। सब लोग जुड़े जरूर, है ना, कक्षा में हंसी होगी, मजाक होंगे, ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।